प्यारे बच्चों, नमस्ते। नमस्कार सभी को। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो क्लास है वो कक्षा छठी से संबंधित है। आज हम बताना चाहेंगे कि बहुत दिनों से ये कयास लगाई जा रही थी कि क्लास छठी की जो किताबें बदल रही हैं वो कब आएंगी। तो अब किताबें आना शुरू हो गई है। अभी 2 किताबें आ चुकी हैं, सिर्फ पीडीएफ फॉर्म पर आई हैं। जिसमें कक्षा छठी की जो हिंदी की किताब आई है उसमें पुरानी किताब जो थी वो उसका नाम था वसंत। वसंत की जगह पर किताब आई है, आप देख पाएंगे, जिसका नाम है मल्हार। तो किताब का नाम है मल्हार। यह कक्षा छठी की नई किताब है। और इसके अलावा एक अंग्रेजी की किताब और आई है। तो हम हिंदी की जो कक्षा छठी की किताब आई है मल्हार, उसका पहला लेसन जो है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या लेसन है, किस तरीके का पाठ है, क्या क्या उसमें क्वेश्चन आंसर हैं, वो सब हम अब एक एक करके वीडियो के थ्रू आप सभी तक भेजते रहेंगे। बस आप एक काम करिएगा कि आप चैनल पर बने रहिए। जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है वो वीडियो को लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि अगली जो भी वीडियो आएगी आप तक सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस किताब मल्हार का हम पहला लेसन देखते हैं कि पहला लेसन क्या है। चलिए शुरू करते हैं, सीधे डायरेक्ट पहले लेसन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये ढेर सारे पेज हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट जो है पहले पेज पर आएंगे। क्या है इसमें पहला पेज, चलते रहिए, देखते हैं क्या आएगा पहला लेसन हमारा। पहला लेसन एक्चुअली मैंने पढ़ा है, तो वो कविता है, एक बड़ी ही प्यारी सी कविता है। कविता का नाम है मातृभूमि। मातृभूमि नाम की कविता दी गई है। यहाँ से अभी सिलेबस शुरू हो जाएगा, तो हम एक एक करके आप लोगों तक सारे की सारी किताब के वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर हैं, वर्ड मीनिंग है, या कोई भी ग्रामर का जो भी छोटा छोटा टॉपिक दिया होता है कक्षा छठी के हिसाब से, वो हम देने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। आ गए हैं हम पहले लेसन पर, पाठ पर। कविता है मातृभूमि। बड़ी ही प्यारी सी कविता है। मातृभूमि मतलब हमारी जो धरती माता है उसी के बारे में यहाँ पर इस कविता में बताया गया है। पहले देख लेते हैं कि इसके कवि कौन है और फिर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले भी इस कवि की कोई न कोई कविता ज़रूर पढ़ी होगी, चौथी में, पाँचवीं में, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर इससे पहले भी इस कवि की कोई न कोई कविता ज़रूर पढ़ी होगी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी जो नई किताब है, इसमें जो पहली बार जो ये किताब आई है, तो इसकी पहली जो कविता है, पहला ही पाठ है, वो है मातृभूमि। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये मातृभूमि जो कविता है, ये कवि के देश प्रेम को दर्शाती है कि किस तरीके से कवि अपने देश की मिट्टी से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है। क्योंकि जो ये कवि थे, ये आज से लगभग 100 साल, 125 साल पहले जब हमारा देश गुलाम था, तो उस समय ये अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। किस बारे में? अपने देश के बारे में जागरूक करते थे, अपनी देश की प्रशंसा करते थे। जो देश हमारा पहले कभी जिसका नाम हुआ करता था विदेशों में, जिसकी गूंज थी दूसरे देशों में, और वो स्वतंत्रता जो है उसको नहीं मिली, आज़ादी नहीं मिली थी जब तक, तो अंग्रेज़ों की बेड़ियों में था। तब स्वदेश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए सोहनलाल द्विवेदी ने ये कविता लिखी थी, जिसमें ये भारत माता की सौंदर्यता जो है की चर्चा करते हैं, बताते हैं लोगों को कविता के माध्यम से कि किस तरीके से मेरी भारत माँ, मेरी मातृभूमि, मेरा देश दुनिया के देशों से अलग है। तो चलिए हम बिना देरी किए ये लेसन, ये कविता पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू में हम एक एक स्टैंजा पढ़ेंगे। कविता किस प्रकार है?
ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। तो हम पहले इन 8 लाइनों को, इन 8 पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो बताया गया है बच्चों, ध्यान देंगे सभी, इन कविताओं में जो धरती माता है, जो हमारी भारत माता है, भारत माता की जो स्थिति है और उसके उत्तर में और दक्षिण में क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया। जैसे पहली जो पंक्ति है कविता की, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, यदि आप देखेंगे तो चित्र में भी दिखाया गया है, यदि देखेंगे तो यहाँ पहाड़ जैसी चित्र दिया गया है, हिमालय की तरह से यहाँ पहाड़ खड़ा है। और ये किस दिशा में है, ध्यान देंगे तो भारत के उत्तर दिशा में, भारत की उत्तर दिशा में हिमालय खड़ा है, इतना ऊंचाई तक है, ऐसा लगता है कि जैसे वो आकाश को चूमना चाहता है। चूमने का मतलब वो आकाश को स्पर्श करता, छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगली लाइन क्या कहती है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। और जो उत्तर के अलावा जो भारत माता के दक्षिण में क्या है, दक्षिण में जब जाएंगे, जहाँ हमारे देश का जो स्थल भाग है, जमीन वाला भाग है, ख़त्म हो जाता है, तो उससे नीचे सिंधु है। सिंधु मतलब सागर है, समुद्र है। आप देखते होंगे मैप में, आपने जो है देखा भी होगा कि जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ ज़मीन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में जो है समुद्र, हिंद महासागर शुरू होता है। तो वो जो सिंध महासागर है, वो ऐसा लगता है कि जैसे जिस प्रकार से हम अपनी घर में जो माँ होती है उसके हम चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, वो जो सिंधु है, जो सागर है, हिंद महासागर है, वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी भारत माता के चरणों को चूम रहा हो, ठीक है, या माँ के चरणों में झूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, कि जो भारत है उसके उत्तर में जो हिमालय है वो ऐसा लगता है जैसे आकाश को छू रहा है, चूम रहा है। और भारत माँ के चरणों में जो हिंद महासागर है, वो ऐसा लगता है जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ के चरण छूता है। तो इसी तरीके से हिंद महासागर भी भारत माँ के चरणों को में झूम रहा है। आगे लिखा है, गंगा यमुन त्रिवेणी। त्रिवेणी जो शब्द है बच्चों, ये क्या है कि 3 नदियों के लिए प्रयोग किया गया। जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है वहाँ त्रिवेणी बनती है। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा किसी से, गंगा यमुना सरस्वती जो मिलती हैं इलाहाबाद में, वहाँ संगम बनता है त्रिवेणी का। 3 नदियाँ जहाँ मिल जाती है तो वहाँ बोलते हैं त्रिवेणी। भारत में नदियाँ हैं, कौन सी, गंगा है, यमुना है, और भी छोटी छोटी त्रिवेणियाँ हैं, नदियाँ लहर रही हैं। भारत माता की जो गोदी है उसमें, मतलब कि भारत माता में जो है, हमारे देश में से ढेर सारी नदियाँ, ठीक है, लहराती हुई आगे बढ़ रही हैं। जगमग छटा निराली निराली पग पग छहर रही है। और हमारे देश की छटा, छटा का मतलब होता है दृश्य, छटा का मतलब होता है दृश्य या नज़ारा, दृश्य या फिर नज़ारा। तो जो हमारे देश का नज़ारा है वो निराला है, दुनिया से, पूरे विश्व के जितने देश हैं उनसे हमारे देश का जो दृश्य है, जो नज़ारा है, वो निराला है। और पग पग छहर रही है, जो नदियां हैं वो निरंतर, पग पग का मतलब होता है कदम कदम पर, है ना, कदम कदम पर आगे, निरंतर आगे बढ़ रही है। तो बच्चों यहाँ पर कवि यही बता रहा है कि हमारे देश में जो गंगा यमुना नदियाँ हैं, और भी कई तरह की, मतलब कई सारी नदियाँ हैं, लहराती हुई बह रही है, लहराती हुई बह रही है। इस तरह के जो अनोखे अद्भुत जो नज़ारे हैं वे हमें हमारे देश में कदम कदम पर दिखाई दे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे की पंक्तियाँ कविता में क्या दी गई हैं। अब जो है कवि जो है अपनी धरती माता की, जो भारत भूमि है, उसकी बड़ाई करता है। उसको क्या कहता है कि जो धरती माता है, हमारा जो देश है,
यहाँ की जो भूमि है वो कैसी है, पुण्य भूमि है। पुण्य भूमि मतलब पावन भूमि है, पवित्र भूमि है। स्वर्ण भूमि मेरी है। स्वर्ण भूमि क्यों कहा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ जब फसलें उगती हैं तो बिल्कुल एकदम से पीली लहराती हैं। और सोना भी कैसा होता है, पीले रंग का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि मेरी जो धरती है वो स्वर्ण भूमि है, सोने की तरह से है, चमकदार है। ठीक है, जिस तरीके से सोना चमक मारता है वैसे ही यहाँ पर फसलें उगाती हैं, तो यहाँ की भूमि भी सोने की तरह से चमकती है। वो जन्म भूमि है मेरी, मेरा देश मेरी जन्म भूमि है और मेरी मातृभूमि है। तो कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि ऐसे सुंदर दृश्य जो हैं वो देखकर खुश हो जाता है और वो अपनी धरती की किससे तुलना करता है कि मेरी यह पुण्य भूमि है, मेरी स्वर्ण भूमि है और मेरी मातृभूमि भी मेरी भारत माता है। भारत जो है कवि का जन्म स्थान है। आगे क्या लिखा है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अब क्या है, आप लोगों ने अपने आसपास देखा ही होगा, आप जो है छुट्टियों में जो है कहीं ना कहीं घूमने भी गए होंगे, तो क्या लिखा है वहाँ देखा भी होगा आप लोगों ने कोई ना कोई झरना। अंग्रेजी में इसको वाटरफॉल बोलते हैं। वाटरफॉल कहाँ से निकलते हैं, पहाड़ियों से। और भारत में अनेक ऐसे झरने हैं। जब आप कोई भी जो है पहाड़ी क्षेत्र में घूमने जाएंगे तो वहाँ आपको ढेर सारे झरने बहते मिल जाएंगे। तो वही लिखा है कि झरने अनेक झरते मतलब बहते हैं जिसकी पहाड़ियों में, पहाड़ियों से, भारत माता की पहाड़ियों से ढेर सारे झरने निकलते हैं। चिड़िया चहकती हैं हो मस्त झाड़ियों में, झाड़ियों के बीच छिपकर चिड़िया जो है चहकती फिरती हैं। आगे क्या है, अमराई घनी है कोयल पुकारती है। अमराई मतलब क्या होता है, आम के पेड़ पर कौन जो है, घने आमों के पेड़ पर कोयल कूकती है। बहती मलय पवन तन मन संवारती है। और जो मलय पवन है, मलय एक बच्चों पर्वत का नाम है, जो दक्षिण भारत में एक पर्वत का नाम है। वहाँ की जो पवन है, पवन मतलब हवा, हवा की खासियत है कि उस पर्वत पे से जो हवा बहती है वो बड़ी ही सुहावनी होती है, बड़ी ही ठंडी ठंडी सी लगती है और वो जो है जो हमारी भारत माता की शोभा बढ़ाती है, उससे जो है तन मन जो है संवर जाता है। आगे है, देश की धरती को कैसा कहता है कवि सोहनलाल द्विवेदी कि वह धर्म भूमि है मेरी, वह कर्म भूमि है मेरी, वह जन्म भूमि है मेरी और वह मातृभूमि है मेरी। तो इसमें कवि कहता है कि ऐसी जो है मेरी धरती माता है और जो भारत की भूमि है वही मेरी धर्म भूमि भी है और मेरी कर्म भूमि भी है। और मैंने धरती माता पर ही, यहाँ पर जो भारत भूमि है उस पर जन्म लिया है और वही मेरी मातृभूमि भी है। आगे क्या लिखा है, भारत की जो शोभा बढ़ाने के लिए कवि ने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है, देखिए क्या लिखा है कि जन्मे जहाँ थे रघुपति। रघुपति किसको बोलते हैं, भगवान राम को रघुपति के नाम से जानते हैं। जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के नाम जो है उल्लेखित किए हैं। ये सब इसीलिए जो कवि बोल रहा है बच्चों, क्योंकि हमारे देश की ये शान थे। हमारा देश एक बहुत बड़ा ही समृद्ध देश था और कवि जो है, जो लोग सो गए हैं, सो गए मतलब जो हार चुके हैं अंग्रेजों के सामने, उनमें जोश भरना चाहता है ये सब सुना के। जहाँ बता रहा है कवि कि हमारे यहाँ पर ये वही जन्म भूमि है जहाँ पर राम जी ने जन्म लिया, जहाँ पर सीता जी ने जन्म लिया। और ये वही धरती है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई थी और अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। और इसी धरती पर गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया, जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। और गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर भारत भूमि में अपनी कीर्ति फैलाई। सुयश मतलब होता है बच्चों कीर्ति, बड़ा गुणगान किया देश का। जग को दया भाव सिखाया, लोगों पर दया करनी सिखाई, जीव जंतुओं पर दया करनी सिखाई। और जग को दिया दिखाया, दिया का मतलब यहाँ पर दीपक से है। गौतम बुद्ध ने जो है भारत की धरती पर जन्म लेकर ज्ञान प्राप्त करके लोगों को जो है ज्ञान रूपी दीपक दिखाया था। और आगे क्या लिखा है, वह युद्ध भूमि है मेरी, वह बुद्ध भूमि है मेरी, वह मातृभूमि है मेरी और वह जन्म भूमि है
मेरी। तो कवि कहता है कि जो भारत धरती है, भारत माता है मेरी, यहाँ की जो धरती है वही मेरी युद्ध भूमि है और वही बुद्ध भूमि है। बुद्ध भूमि इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था और वह मातृभूमि है मेरी और वह मेरी भारत माता है और मेरा जन्म स्थान भी यही है। तो इस तरीके से हम जो है बच्चों इस कविता को पढ़ पाए हैं और समझने का प्रयास भी किया है। तो जल्दी जल्दी से एक बार फिर से आप मेरे साथ दोबारा पढ़ेंगे ताकि आप सभी को पूरी कविता अच्छे से याद भी हो जाए। इसको मिटा लेते हैं, पहले पढ़ते हैं एक एक करके। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे तरण चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नित का मतलब होता है हर रोज। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि है मेरी, वह पुण्य भूमि है मेरी, वह स्वर्ण भूमि है मेरी, वह जन्म भूमि है मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अमराई घनियो, अमराई का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अमराई का मतलब होता है आम के पेड़। जहाँ आम के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और पेड़ों पर कोयल कूकती है, आवाज़ लगाती है, और जहाँ की जो मलय पर्वत से जो पवन आती है वो तन मन को संवारती है, तन मन को खुश कर देती है, जिससे ऐसी ठंडी हवा लगती है कि जिससे हमारा मन खुश हो जाता है। मैं वो ऐसी जो धरती है वे मेरी धर्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि है और मेरी जन्म भूमि भी है और वह मेरी मातृभूमि भी है। अब आगे कवि फिर से क्या कह रहा है कि जिस धरती पर रघुपति ने, रघुपति मतलब राम जी ने जन्म लिया है, इसी धरती पर सीता ने भी जन्म लिया है, इसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार जो लिया तो तब उन्होंने वंशी बजाई और जो है गीता का उपदेश भी दिया। वो यही धरती है, वो भारत भूमि है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, भगवान गौतम ने जिस धरती पर जन्म लिया वो भारत भूमि है और इसका गौरव बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया, जग को दया करनी सिखाई, जीव जंतुओं पर, इंसानों पर दया करनी सिखाई, दया का पाठ पढ़ाया और भारत की शोभा बढ़ाई। वह युद्ध भूमि है मेरी, वह बुद्ध भूमि है मेरी, वह मातृभूमि है मेरी और वह जन्मभूमि है मेरी। तो इस तरीके से ये हमने कविता पढ़ी और हमने समझने का प्रयास किया। तो कवि अंत की पंक्तियों में यही कहता है कि जो भारत की भूमि है, जो भारतीय धरती है, वही मेरे लिए मेरी युद्ध भूमि है और वही वो भूमि है जिस पे बुद्ध ने जन्म लिया और ये मेरी मातृभूमि भी है और मैंने इसी जो धरती पर जन्म भी लिया है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि कवि जो है अपने गौरवशाली इतिहास को याद कर रहा है, बीते हुए बातों का, जो कभी भारत में जन्म लिया, बड़े बड़े लोगों ने भारत का मान बढ़ाया, उनको याद करके खुद भी जो है गर्व से फूला नहीं समा रहा है। ठीक है, खुद को भी प्राउड फील करा रहा है। और कुल मिलाकर इस कविता का सार यही है कि कवि जो है इस कविता के माध्यम से भारत माता की जो महानता है उसका गुणगान करता है, भारत की प्राकृतिक जो सौंदर्यता है, सुंदरता है, उसकी प्रशंसा करता है और अनेक तरीके के इसके लिए प्राकृतिक चीज़ों का उदाहरण भी लेता है, जिसमें जो है हिमालय पर्वत का उदाहरण लिया, हिंद महासागर का उदाहरण लिया, नदियों का सहारा लिया है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का कवि ने प्रयोग किया है। तो चलिए आज की हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इस कविता को पढ़ा और हमने पढ़ा और इसकी व्याख्या समझने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये यहाँ तक जो है समझ भी आ गई होगी। और अगली जो वीडियो जो आएगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, कुछ शब्दार्थ भी कराएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज इस जो है क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें अपने दोस्तों के साथ और फिर हम 1-2 दिन में नई वीडियो के साथ इसके क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।